नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे आज प्याज की, जहां पर कारोबारी और एक्सपोर्टर्स यहां पर काफ़ी अगेंस्ट है सरकार का जो डिसीजन है कि एक्सपोर्ट बैन किया गया है 31 मार्च 2024 तक। इसी बीच प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने पर भी बात की जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स हैं, उस पर करेंगे चर्चा। डॉलर में जो गिरावट है उसका फायदा हमने आज यहां पर मेटल्स में और सोने में भी आता हुआ देखा है, जहां पर 2 हफ्ते के हाईज पर अब सोना कारोबार कर रहा है। और अगर 2024 की बात की जाए तो सभी मानते हैं कि ऑल टाइम हाई सोने में यहां पर फिर से देखने को मिल पाएंगे। क्या कुछ हो, आपकी स्ट्रैटेजीज को बताएंगे आपको। और बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर उठापटक जारी है लेकिन ज्यादातर प्रेशर यहां पर ऑन द लोअर साइड है। यहां पर कैसे करें कारोबार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजकोट एपीएमसी के चेयरमैन जयेश बोगरा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा से। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड सीईओ महेंद्र लूनिया। लेकिन शुरुआत एग्रो कमोडिटी से करेंगे। एंड रवि, स्पाइसेस से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मसाले पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार यहां पर हर अपटिक पर जोरदार बिकवाली देखते हुए नजर आए हैं। जीरा अब अपने ऑन द लोअर साइड पे 2 दिन के लोअर सर्किट्स के बाद आज हल्की सी अपॉर्चुनिटी बाइंग है। लेकिन जहां तक धनिया और हल्दी की बात है, आज एक और दिन जब यहां पर गिरावट है। जरूर से जो बेसिक प्रेशर बना है वो पर्टिकुलर एक्सपायरी को लेके, ये एक्सपायरी पे थोड़ा डिलीवरी ज्यादा था। और साथ में अभी क्या है कि जो वैसे भी दिसंबर का जो सेकंड फोर्टनाइट होता है उसमें वैसे भी डिमांड को लेके थोड़ी कंसर्न रहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड इंक्वायरीज में थोड़ा मीन्स के लोअर साइड मीन्स के ट्रेंड रहता है। तो इस हिसाब से मार्केट में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से आप थोड़ा हाई लेवल पे बिकवाली का रुख देख रहे हैं। एज आज एक्सपायरी खत्म होगी और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। पर्टिकुलर जो फंडामेंटल्स थे उसमें काफी हद तक वो प्राइस इन हो चुके, प्राइस में आ चुके हैं। और इस हिसाब से आप आज देखें तो करंट कॉन्ट्रैक्ट सारे प्रेशर में है, जो दिसंबर आज एक्सपायर हो रहा है, बट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी लेवल अच्छी बाइंग है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे फोकस करना चाहिए। धनिया में लगातार फंडामेंटल पॉजिटिव है। कंपेरेटिव मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पैक में ये जो कमोडिटी है उसमें थोड़ा आउट परफॉर्मेंस के चांसेस दिख रहा है। आज के लो के करीब 7450 के करीब आप बाई भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7350 का। और लग रहा है कि अपर साइड 7700 तक के लेवल की उम्मीद वहां पे करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बिग वाली वोलेटिलिटी स्पाइसेस पैक में है, इसमें लोअर लेवल से टर्मरिक और करंट लेवल से धनिया, इसमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। ऑलराइट, तो जीरो को फिलहाल साइडलाइन करें और हल्दी और धनिया में यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। बात अब यहाँ कर प्याज की भी करेंगे, जहाँ पर काफ़ी उठापटक जारी है। और अगर यहाँ पर दामों को देखा जाए तो किसान के पास या होलसेल में कुछ गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन रिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन डिटेल्स बात करते हैं। राजकोट एपीएमसी के चेयरमैन जयेश बोगरा हमारे साथ हैं। जयेश, नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो गुजरात में ये हम अनरेस्ट आता हुआ देख रहे हैं एक्सपोर्ट बैन के बाद, एज ऑफ नाउ स्थिति यहाँ पर किस तरह की है? गुजरात में पिछले 10 दिन से जो एक्सपोर्ट बैन हुआ है, इससे प्याज के दाम में 100-200 रुपए का जो कम नीचे आया है। उसकी वजह है जो फार्मर है गुजरात के, उसने जो प्याज उगाई है उसके दाम 100-150 रुपए कम हो रहे हैं। उसमें एक्सपोर्ट में सरकार थोड़ी सी कोई छूट छाट दे दे तो जो फार्मर है उसका जो रियल प्राइस है 400-500 रुपए तक आ सकते हैं, तो उसको अच्छा मुनाफा हो सकता है। जयेश, यहाँ पर किसान अब नहीं लेके आ रहे या व्यापारी नहीं खरीद रहे हैं? और क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, जो इसके अगेंस्ट में बातचीत है, वो ज़्यादातर ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स और व्यापारी कर रहे हैं, तो बीच में किसानों का क्या स्टैंड है? ये जो बैंड में जो व्यापारी लोग हैं उसका गुजरात में दूसरी तरह से बात रजू कर रहे हैं। जो फार्मर है वो तो सब्जी में माल लेके आते हैं और हमारे वहाँ रोज 10-20 हजार मण का जो ऑक्शन होता है उसमें प्याज का दाम 350 से 500 तक आता है। और गुजरात में जो रेड कलर की जो प्याज है वो उसकी आयुष्य कम होती है, 20-25 दिन में उसका यूज करना पड़ता है। इसलिए अभी से शुरू हो गया है। और सब्जी में किसानों जो प्याज लेके आता है उसका सही दाम मिल रहा है अभी। तो सब्जियां आप कह रहे हैं कि सही दाम मिल रहा है, लेकिन प्याज को लेकर यहाँ पर चिंताएं जरूर है। और जैसे आपने कहा, किसान तो माल लेके आ रहे हैं लेकिन व्यापारी और ट्रेडर्स माल यहाँ पर नहीं खरीद रहे हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर प्याज बैंक बनाया जाएगा और उसका एक ऐलान भी हमने यहाँ पर होते हुए देखा है। नई टेक्नोलॉजीज वगैरह भी यहाँ पर यूज की जाएंगी। इस सब में एपीएमसीज का क्या योगदान रहेगा?
वो एपीएमसी में जो किसान प्याज लेके आते हैं और जो ट्रेडर है और व्यापारी लोग खरीदने आते हैं, उसको हम फैसिलिटी देंगे और इस अच्छी फैसिलिटी से गुजरात का जो किसान है उसको अच्छी तरह से 12 महीने इसका दाम मिले। उसमें जो भी सहयोग एपीएमसी का उसको जरूर पड़ेगा वो हम देने के लिए तैयार है। और प्याज ऐसी चीज है तो डिमांड और सप्लाई पे उसकी प्राइस फिक्स किया जाता है। इस साल जो मौसम खराब के लिए वजह से जो उत्पादन एकड़ पे होता है उसमें तो थोड़ा सा 30% कम आया है वो प्रोडक्शन, इसलिए डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है और जो रेट मिल रहा है किसानों को वो सही है और किसानों को रेट मिलेगा तभी वो अगले साल उसका पाक उगा लेगा। जयेश, जो माल किसानों जो भाव रादर किसानों को मिलता है और जो भाव हम यहाँ बैठ के मुंबई या अहमदाबाद या सिटीज में देते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। तो ये जो बीच का फर्क है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी सरकार की नजर है, कितना बड़ा है ये फर्क और क्या कुछ एपीएमसी इसके लिए भी कर सकते हैं? एपीएमसी इस पे कंट्रोल नहीं रख सकती है। किसानों एपीएमसी में लेके आता है, ट्रेडर वहाँ खरीदते हैं होलसेलर, और वो जो अलग अलग व्यापारी लोग को देते हैं उसमें क्या होता है यार्ड से निकल के उसका खर्चा, उसमें 2-3 दिन लगेगा तो कोई खराबी होगा तो वो निकल देगा। इससे हर एक का 50% प्रॉफिट चढ़ा के और लास्ट का जो यूजर है वहां तक जाता है तो डबल हो जाता है। वो सिस्टम गवर्नमेंट ने जो बनाएगी उसमें एपीएमसी कोई नियंत्रण नहीं ला सकता। एब्सोल्युटली जयेश, वो तो आपकी बात सही है। तो अगर मैं आज यहाँ पर 60 रुपए किलो का प्याज खरीद रही हूँ तो किसान एपीएमसी में कितने में बेच के जा रहा है? वो 25-30 रुपए का किलो देते हैं पर केजी। तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भाव हम तक। इसमें क्या होता है, प्याज वैसी चीज है वो बिगड़ जाती है, रास्ते में उग जाती है, इसलिए प्याज में जो 3-4 बीच में जो ट्रेडर है उसका मुनाफा लगा के और अंतिम जो कस्टमर है खाने वाले वहां पहुंचते तक डबल हो जाती है। और जयेश, ये हमेशा से ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि इस बार है, हमेशा ही प्याज के साथ और बाकी कई सब्जियों के साथ ऐसा होता है? नहीं, सभी जर्सी में ऐसा होता है। लास्ट साल जीरा था वो 12,000 से अभी 8,000 हो गया है। वो कपास कॉटन 2500 रुपए थे वो 1500 में अभी बेच रहा है। वो तो डिमांड और सप्लाई से इसकी प्राइस फिक्स होती है। एब्सोल्युटली। जयेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स तो यहाँ पर दिक्कत है, और राजकोट के क्या हाल है? क्या किसान अभी भी वहां पर माल लेके आ रहे हैं? क्या लगता है किस तरह का ये माल है? अब एक्सपोर्ट बैन यहाँ पर कर दिया गया है तो आपको लगता है कि भाव और नीचे आएंगे? क्या स्थिति आगे जाकर अब आपकी बात होती है किसानों से एक तरफ और कारोबारियों से दूसरी तरफ? वो राजकोट यार्ड में डेली 20,000 मन की किया जाती है और जो बैन से वजह से 100 to 150 तक भाव जो गिरा है वो मिलने में जो बैन गवर्नमेंट, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब ने जो किसानों का दुगनी आवक की बात है वो रखेंगे, उसको हमने रजूआत कर दी है गवर्नमेंट को कि बैन को कोई चेंजेस किया जाए, कोई स्टॉक एक्सपोर्ट में कोई लिमिट डाल दीजिए, या बांग्लादेश और पाकिस्तान नेपाल जो मेरी मैक्सिमम प्याज वो इंपोर्ट करते हैं उसमें कोई छूट दिया जाए तो मेरी प्याज की रकम और कीमत बढ़ जाएगी और किसानों को पूरा दाम मिलेगा। एब्सोल्युटली जयेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरे प्याज के मैकेनिक्स पे हमारे साथ बात करने के लिए। क्लियरली दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो ये कि एक्सपोर्ट बैन लगने के बाद इमीडिएटली यहाँ पर प्याज के दाम गिरे हैं और जिसकी वजह से जो स्टॉकिस्ट ट्रेडर्स हायर प्राइसेस पे प्याज लेके बैठे थे वो इन कम स्तरों पे अब यहाँ पर प्याज नहीं बेचना चाहते बाजार में। और दूसरी बात, जैसे जयेश हमें बता रहे थे कि किसान को तो 25 रुपये किलो ही मिलता है, हम यहाँ पर 60-65 रुपये किलो में प्याज खरीदते हैं, तो बीच का जो मुनाफा है वो ऑफकोर्स और भी ज़्यादा बड़ा है। तो सरकार की कोशिश ये है कि रिटेल में भाव बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन इस कोशिश को तय करते करते किसानों को जो मिलता है उसके भाव यहाँ पर काफ़ी गिर गए हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट करने की जरूरत भी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। आपको बताएंगे कि सोने में यहाँ पर क्या करना चाहिए और बाकी कमोडिटीज में जिस तरह की मूव्स हैं कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज ये साल खत्म होते होते तक।
आपका स्वागत है। गोल्ड स्पॉट देख रहे हैं आप और बात अब यहाँ पर सोने की करेंगे, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के भाव 2 हफ्ते के हाईस पर पहुंच गए हैं और जिस तरह के क्यूज रहे हैं, बाजार को लगता है कि आने वाला साल भी यहाँ पर काफी बुलिश रह सकता है। अगर आपको बताएं कि मेजर वॉल स्ट्रीट बैंक्स और ब्रोकरेजेस क्या मानते हैं, तो उनका सभी का मानना है कि सोना यहाँ से $2100-2200 प्रति आउंस जैसे स्तर आपको 2024 में भी दिखा पाएगा। वो स्तर हैं जो एक्सपेक्टेड है आने वाले साल के लिए। तो चाहे वो यूबीएस है, बैंक ऑफ अमेरिका है या जेपी मॉर्गन है, उनका मानना है कि $2200 से $2300 प्रति आउंस के लेवल सोना 2024 और 25 में दिखा सकता है। यही अगर हम टीडी और आईएनजी की बात करें तो उनका मानना है कि 2100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एमकेएस पैम्प और यूओबी फिर से कहते हैं कि 2200 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। इंटरेस्टिंगली इस साल हमने सोने का ऑल टाइम हाई $2150 के आसपास देखा, लेकिन वो एक दिन भी स्थिर नहीं रह पाया। एक्चुअली आधा दिन भी स्थिर नहीं रह पाया और हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी और ऑल टाइम हाई से जो चार्ट्स पे बन चुके हैं वहां से सोना अभी $100 नीचे कारोबार कर रहा है। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस? एचडीएफसी सिक्योरिटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है अगले साल के लिए और आप लोग भी बुलिश हैं। 2100 तक के लेवल्स तो आपने भी प्रेडिक्ट किए हैं। मनसा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल हालांकि $2146 का हाई गोल्ड बना चुका है 2023 में ही, बट हम अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमें लगता है कि $2180-2200 तक के लेवल आपको 2024 में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एफओएमसी का स्टेटमेंट आया है अगले साल रेट कट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड को पुल कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड हमने देखी है, चाहे वो ईटीएफ के थ्रू हमने देखी है, चाहे वो सेंट्रल बैंक की बाइंग देखी है, हमने इस साल भी देखा काफी सेंट्रल बैंक से खरीदारी करा है गोल्ड। तो कहीं ना कहीं सभी एंगल से अगर आप देखते हैं तो गोल्ड अभी भी एक ल्यूक्रेटिव लग रहा है और हमें लगता है कि 2024 में आपको $2180-2200 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि छोटा मोटा करेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर लेवल पे हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं। जैसा हमने देखा है कि दिसंबर में ही एक हाई लेवल से करीबन $150 की गिरावट भी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी और खरीदारी जो है वो निचले स्तरों पर हमें लगता है कि गोल्ड में देखने को मिल सकती है और हम $2180-2200 तक गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो 2180-2200 के लेवल्स यहाँ पर अनुज की तरफ से आते हुए। रवि, आप कैसे देखते हैं अगले साल में सोने की एवरेज या हायर रेंज बनते हुए? जब से फंडामेंटल में चेंज हुआ, जो वो 3 रेट हाइक वाला मींस की जब से सिचुएशन इमर्ज हुआ, साथ में मार्केट ने भी करीबन 5 से 6 हाइक का डिस्काउंट किया है और साथ में फरवरी में मींस का अर्ली फरवरी जो लूनर फेस्टिविटी होगी उसके पहले की होलसेल बाइंग भी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फिजिकल बाइंग से लेके, जैसे अनुज ने बताया, सारे अभी फंडामेंटल अभी ऑन है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऑल सेट है अपवर्ड जर्नी के लिए। हालांकि हाई लेवल पे जो सेफ हेवन अपील थी, जो फंड काफी सेफ हेवन अपील से गोल्ड में आ रहा था, शायद उसमें थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिले, क्योंकि इक्विटीज भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी इस हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव साइड आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। 2150 से 2172 तक के लेवल आपको ये फर्स्ट क्वार्टर है जो मींस के नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का, उसमें आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, सो 2150, 2172, 75 के लेवल्स यहाँ पर पहले ही क्वार्टर में देखने को मिल पाएंगे, यानी कि 2024 की शुरुआत यहाँ पर अच्छी होने वाली है। महेंद्र जी, आपका भी शो में स्वागत है। पहले आपसे भी प्राइसेस ही जानना चाहेंगे, आपकी क्या सेंस है, भारतीय बाजारों में किस तरह के भाव रह सकते हैं अगले साल में? जैसे अनुज जी ने भी बताया और रवि जी भी बता रहे हैं, यस ऑफकोर्स गोल्ड के रेट दाम बहुत अच्छे रहने की संभावना है। जो हम यहाँ पर भी हमारे पास जो डिमांड देखते हैं वो 64,000 तक के हम रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में मार्च एंड तक। पॉसिबली बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है हमारे पास, क्योंकि शादियों का मौसम अभी भी चल रहा है। अराउंड 31 लाख शादी होनी है। हालांकि वहाँ पे खरीदारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ एक खरीदारी बढ़ने की संभावना लगती है। महेंद्र जी, जो शादियों की खरीदारी है वो तो एक तरफ है ही, लेकिन बाजार अब यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद रहा है, जिसकी एक ट्रांच अभी जारी ही है 22 दिसंबर तक। हमने जितने भी लोगों से बात करी है, सबका मानना है कि हाँ, डिजिटल गोल्ड, ई गोल्ड में भी यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी है। ईटीएफ बाइंग इस साल में अच्छी खासी देखने को मिली है। पिछले 2 महीने अगर देखे जाएं तो नेट इनफ्लोज यहाँ पर थोड़े से बढ़ते हुए ही नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी बाइंग, फिजिकल बाइंग, जो ये इन्वेस्टमेंट बाइंग की तरफ हमने इंडियन मार्केट्स का झुकाव आते हुए देखा है? रीजन भी साफ है, कारण भी साफ है, क्योंकि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का नजरिया है वो बदल चुका है। हमारे टाइम के लोग जो है वो अभी भी थोड़ा बहुत गोल्ड में करते हैं, फिजिकल गोल्ड में, लेकिन अगर हम आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं जिनके हाथों में बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, वो लोग आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा है।
लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि वो गोल्ड लेने के बाद वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। साथ में बेचने जाओगे आप तो उसका रेट का कोई फर्क नहीं रहता है। सबसे बड़ी चीज वहां पे आपको गोल्ड के ऊपर 2.5% का ब्याज भी मिलता है। ये सभी चीजें लोगों को पता होने लगी है और वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। नॉट ओनली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ में भी बहुत अच्छा, अगर आपने देखा रहेगा कि बहुत अच्छा अभी बाइंग हुआ है। जैसे अनुज जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने भी बाइंग किया है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, 2014 से लेकर आज तक भारत का जो ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग है रिजर्व बैंक का, वो 775 टन के ऊपर चला गया है। 200 टन की खरीदारी गए 6 साल में हुई है और ये ऑफिशियल है और अभी भी बढ़ रहा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, ये पूरे वर्ल्ड में हर सरकारें, हर कोई सरकारें अपना अपना गोल्ड में का टैक्स बढ़ा रही है, अपने अपने काउंट बढ़ा रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आ रही है। डिजिटल गोल्ड में बहुत सारे डिमांड मैंने लोगों का भी देखा है कि नजरिया बदलते हुए, और हम लोग आपके मीडिया हाउसेस के कारण लोगों तक ये बात पहुंचने लगी है कि डिजिटल गोल्ड में बहुत अच्छा रिटर्न्स भी मिलता है। अगर इस साल की बात करें महेंद्र जी, तो कितना ग्रोथ आप देखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सोने के लिहाज से? क्या 2 से 5% की तेजी है, 10% तक की तेजी है? किस तरह की ग्रोथ इस साल में देखने को मिली? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी होगी 10% 15% की, लेकिन हाँ 6 से 7% तक का गोल्ड रिटर्न्स गोल्ड जरूर दे पाएगा। मुझे लगता है कि मार्च तक ही आपको 64,000 दिखा सकता है और ईयर एंड तक हम 68,000 देख सकते हैं। ओके, गोल्ड प्राइसेस में वृद्धि की बात है, लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड बाइंग की बात करें तो वहां पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है पार्टिसिपेशन के लिहाज से? डिजिटल गोल्ड में बहुत बड़े पैमाने पे अपने अपने ज्वेलर्स ने भी बहुत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेके आए हैं। अगर आपने देखा रहेगा हर एक ज्वेलर अब अपना खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो जानकारी है ज्वेलर्स की तरफ से उनको बहुत अच्छी तरह से यानी कि ग्राहकों को मिल रही है और उसमें उसी के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का चांसेस बढ़ रहा है। गए तीन से 4 सालों में डिजिटल गोल्ड में का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। आफ्टर कोविड के बाद लोगों को ये समझ में आ गया है कि गोल्ड एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन करता है और डिजिटल गोल्ड में 24/7 लिक्विडिटी होती है और उसी के कारण यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दर हर एक ट्रांस में अगर आप देखो ना तो बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ऑलराइट, तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं डिजिटल गोल्ड में। जहाँ तक सोने की बात है, ऑफ कोर्स बुलिश क्यूज हैं वहाँ पर और अच्छी खासी खरीदारी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी सोने के तौर पर आते हुए देखी है। महेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उस डीप डाइव के लिए भी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल मेटल्स देखें पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में अनुज 19 हफ्ते के हाइज पे कॉपर कारोबार कर रहा है, एल्यूमिनियम में 2 हफ्ते के हाइज हैं और जिस तरह का आउटलुक 2024 की बात की जा रही है इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और 1, 2, 3 के हिसाब से रैंकिंग दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए प्राइसेस? देखा, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि लास्ट क्वार्टर 2023 का जहां पर आपको बेस मेटल में रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, चाइना कुछ लोअर लेवल से रिकवर होगा, तो वही वहां पर हमने देखने को मिला और उसके बाद सभी बेस मेटल में अच्छी खासी रिकवरी देखी गई। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है, क्योंकि जनरली फर्स्ट क्वार्टर में हम समर सीजन की डिमांड देखते हैं डोमेस्टिकली, तो वहां से भी हमें लगता है कि अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा बेस मेटल में। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी हमें लगता है कि एक पॉजिटिव वे में रहेंगे। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, अगर हम एक शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 726 के आसपास, स्टॉप लॉस करीबन 724 के आसपास लगाएं, टारगेट 733 तक देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बेस मेटल की बात करेंगे तो हमें लगता है कि कॉपर के अंदर अगेन आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा, हालांकि एल्यूमिनियम और जिंक भी पॉजिटिव साइड में है। और हम अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 229 230 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बेस मेटल का काउंटर भी पॉजिटिव है, इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे आती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो भी थोड़े सपोर्टिव आ रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी में ही नहीं लेकिन मेटल्स में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सपोर्टिव क्यूज यहाँ पर ओवरऑल इंडस्ट्रियल और प्रेशियस मेटल्स के लिए आते हुए। बहुत शुक्रिया रवि, अनुज, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुके।